जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग आज बात करने चल रहे हैं टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। इससे पहले एक लेक्चर हुआ है और वो है व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ये फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने ये बता रखा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्यों ज़रूरत पड़ी है और उसकी इसेंशियल कंडीशन क्या है, क्यों हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में यूज किया। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से लेक्चर फर्स्ट में समझा। आज हम लोग सेकंड लेक्चर कर रहे हैं इसका, जिसमें हमारा जो एम है वो ये डिफाइन करने का एम है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्या टाइप होते हैं और जितने भी प्रकार के टाइप हैं उनकी अंदर की जो कंडीशंस हैं और उनकी जो थ्योरी है हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं इस बात को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस there are two types. एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग न्यूटोनियन फ्रेम भी कहते हैं, या इसी को हम लोग गैलीलियन फ्रेम भी कहते हैं। तो ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये आपको बताता है कि भौतिक के जितने भी आधारभूत सिद्धांत हैं, खासकर हम न्यूटन सर की बात करें तो उनके जितने भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ हैं वो सब एज इट इज वैलिड रहने वाले हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के जितने भी लॉज हैं, मैकेनिक्स के जितने भी लॉज हैं, वो जिस फॉर्म में बने हुए हैं उसी फॉर्म में वो फॉलो होते हैं और होल्ड होते हैं। करेक्ट, बिल्कुल बेसिकली वो उसी फॉर्म में होल्ड होते हैं, उनमें कोई भी कमियां नहीं आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बनता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या बनता है, न्यूटन्स लॉ और ऑल न्यूटन्स लॉ वैलिड। जितने भी सभी न्यूटन्स के लॉ हैं वो सब वैलिड हैं, चाहे वो फर्स्ट लॉ हो, चाहे वो सेकंड लॉ हो और चाहे वो थर्ड लॉ हो। फर्स्ट लॉ उनका है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और एक्सटर्नल फोर्स की ना लगे तब तक वो बॉडी उसी सिचुएशन में रहेगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी का सिचुएशन तभी चेंज होता है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक उस बॉडी की कोई भी इनिशियल कंडीशन चेंज नहीं होती है जो मोशन को रिप्रेजेंट कर सके। सेकंड में उन्होंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, और थर्ड में उन्होंने कहा
कि कोई भी फोर्स है तो वो उसका एक अपोजिट और इक्वल एक रिएक्शनरी फोर्स होगा। इसका मतलब फोर्स हमेशा पेयर में ही होता है। तो न्यूटन के ये 3 लॉज हैं। फर्स्ट में उन्होंने कहा कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लग जाए, या कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। और इसी को बोला गया कि लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बोला गया लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड को बोला गया लॉ ऑफ मोमेंटम, और थर्ड को बोला गया एक्शन एंड रिएक्शन। तो इनर्शियल फ्रेम में बेसिकली फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो मैकेनिक्स के वो सब एज इट इज फॉलो होते हैं, होल्ड होते हैं, और उसमें न्यूटन से लॉ हमारा जो है वो एक प्राइमरी लॉ के तरीके से देखा जाता है या रूल के तरीके से देखा जाता है। तो न्यूटन के इस इनर्शियल फ्रेम में जो सेकंड पॉइंट बनने वाला है वो सेकंड पॉइंट ये बनने वाला है कि जो इनर्शियल फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम में कोई भी बॉडी अगर है तो उस बॉडी पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक उस बॉडी की कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं होती है। और अगर ऐसा हो रहा है तब हम बोलेंगे कि ये एग्जांपल हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दिस फ्रेम देयर आर नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। उस बॉडी पर इस फ्रेम में कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगता ही नहीं है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि there are no force act upon the body मैं ऐसा यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, there are no external force act upon the body। उस बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। अगर कोई भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि अगर कोई भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो वो बॉडी अगर चल रही है तो अपनी उसी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, v इज नॉट इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं कि v अगर 0 भी है, अगर वो रेस्ट में है तो 0 है और चल रहा है और उसका वेलोसिटी 0 नहीं है लेकिन वो कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा। और इस कंडीशन में अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गई तो हम अगर एक्सीलरेशन को देखें यहां से, तो एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 हो गया और टाइम कुछ भी हो तो एक्सीलरेशन भी 0 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि जो इनर्शियल फ्रेम है वो ये कहना चाहता है कि कांस्टेंट स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी जो 0 है, कांस्टेंट स्पीड जो स्पीड है वो कांस्टेंट 0 ना होकर बल्कि वो कैसा है, कांस्टेंट है। 0 तो नहीं है लेकिन वो कांस्टेंट है, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं। जैसे हम अगर ऐसा एक्सप्लेन करें कि 0 नहीं है लेकिन वो कांस्टेंट है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, चाहे जितना भी टाइम लें तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही हो। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, 0 तो नहीं है लेकिन कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इनर्शियल फ्रेम में 0 नहीं हो सकता है, 0 भी हो सकती है बॉडी की वेलोसिटी, और अगर 0 नहीं है तो कांस्टेंट हो सकता है। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे तो 0 है, और चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 है तो हम एक्सीलरेशन अगर देखें तो एक्सीलरेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 है तो हम रखेंगे तो क्या निकल कर आने वाला है कि उस बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन भी 0 होगा। और उस बॉडी का जब एक्सीलरेशन 0 होगा, बॉडी का एक्सीलरेशन जब 0 होगा, तो हमने यहां पर पहले भी बात कर दी कि यहां पर जो है वो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और कोई भी जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो इनर्शियल फ्रेम है उस इनर्शियल फ्रेम में एक्सीलरेशन 0 होता है, चेंज इन वेलोसिटी 0 होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। इनर्शियल फ्रेम के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी 0 होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है, और एक्सटर्नल फोर्स भी 0 होना चाहिए।
और यहां से भी मैं प्रूव कर सकता हूं कि जो इनर्शियल फ्रेम है उसके लिए एक्सेलरेशन 0 होता है। वो कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पर नहीं लगता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ भी होता है इसका। तो जब हम इनर्शियल फ्रेम में इतना जानते हैं कि फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर नहीं वर्क करता है इनर्शियल फ्रेम में, तो हम लोग इस फोर्स की वैल्यू को 0 रखेंगे। तो F इज इक्वल टू एम में, और A इज इक्वल टू यहाँ पर 0/m हो जाएगा, और A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि इनर्शियल फ्रेम के लिए तो एक्सेलरेशन 0 आ गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो मास 0 नहीं होता है। जहां हम A इज इक्वल टू 0 लिखे हैं तो सिर्फ इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमने किसी बॉडी के मास को एक वैल्यू के तरीके से अगर हम लें तो हमने उसे 0 में डिवाइड करना चाहा है। तो मैथमेटिकली अगर किसी भी डिजिट से आप 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 आया है। कभी भी मास 0 नहीं हो सकता है। तो इन सब तरीके से हम दिखा सकते हैं कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या न्यूटोनियन फ्रेम है या गैलीलियन फ्रेम है उसके लिए न्यूटन लॉ वैलिड होता है। और इनर्शियल फ्रेम में कभी भी कोई एक बॉडी है तो उस बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है। और इस तरीके से हम यहाँ पर प्रूफ भी कर सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी 0 होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और उसके लिए एक्सेलरेशन भी 0 होता है। और इन सब कंडीशन से हम दिखा सकते। अगर हम एक्सेलरेशन 0 दिखाए हैं तो यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगी और एक्स वाई जेड के एक्सिस में इसका क्या क्या कंपोनेंट होने वाला है। तो हम लोग जब यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 लिखे हैं तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है तो हम उस एक्सेलरेशन को सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर अपॉन dt2 ये भी लिख सकते हैं, या हम dv अपॉन dt, या वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव से भी एक्सेलरेशन होता है। और अगर हम देखें कि हमारी वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन यहां से भी 0 हम लिख सकते हैं। और हम अगर पोजीशन के रेस्पेक्ट में देखें तो हमारा एक्सेलरेशन अगर 0 है तो पोजीशन भी हमारा 0 होगा, यहाँ पर पोजीशन भी 0 होगा। और एक्स वाई जेड के एक्सिस के एलॉन्ग अगर हम पोजीशन वेक्टर या हम पोजीशन वो चेक करना चाहें, डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाहें तो d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू 0 आ सकता है। ये जो बेसिकली ये स्टेप है वो मैंने कैसे लिख रखा है वो मैं यहां से दिखा दे रहा हूं आपको। a इज इक्वल टू d2 और x अपॉन dt2 और i और प्लस d2y अपॉन dt2 और इंटू j और फिर प्लस d2z अपॉन dt2 और ये k। और यहां से अब मैं अगर लिखूं तो d2x अपॉन dt2 और ये इक्वल टू a अगर नेट 0 है तो यहां से फिर क्या हो जाएगा कि इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 0 d2y अपॉन dt2 अगर मैं लिखूं तो यहां से y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और d2z अपॉन dt2 लिखूं तो इसके इक्वल टू ये 0 है तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो जो एस्पेक्ट थे उन सब पर बारीकी से ध्यान देते हुए हम लोगों ने चर्चा किया कि इनर्शियल फ्रेम किस किस कंडीशन में क्या क्या दे सकता है। तो इनर्शियल फ्रेम के लिए ये सारे रिक्वायरमेंट हैं। अगर मैं इनर्शियल फ्रेम की और थोड़ी सी बात करूं तो और मैं इसके बारे में बोल सकता हूं कि अगर कोई एक इनर्शियल फ्रेम है और वो किसी यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, याद रखें हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी कही है या कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो और आप किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम में हैं और वो भी मूव कर रहा है, तो अगर दो इनर्शियल फ्रेम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हों तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम में कैलकुलेशन होगा उसका मोशन, और इसके लिए भी एक्सेलरेशन 0 होगा। तो किसी भी दो इनर्शियल फ्रेम के लिए अगर हम कहें दोनों मूव कर रहे हों तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 ही होगा। हम लोग अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो नॉन इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें हम लोग ने डिटेल में जान रखा है कि नॉन इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें भौतिक के जितने भी आधारभूत सिद्धांत हैं वो सब बदल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में ही बात कर ली है कि
जो हमारा इनर्शियल फ्रेम है उसमें भौतिक के जितने भी आधारभूत सिद्धांत हैं उसमें वैसे ही लगते हैं। तो भौतिकी के जितने भी आधारभूत सिद्धांत हैं इनर्शियल फ्रेम में एज इट इज ही लगते हैं, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में भौतिकी के जितने भी आधारभूत सिद्धांत हैं वो सब के सब बदल जाते हैं। खासकर न्यूटन की सेकंड लॉ की बात करें तो वो जरूर बदल जाता है, क्योंकि इस न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो मैकेनिक्स की पूरी न्यू है। वही न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन करता है और न्यूटन के सेकंड लॉ को भी एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि न्यूटन की सेकंड लॉ के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली एक आइडिया निकल कर आता है कि यह एक एक्सिलरेटेड फ्रेम है। क्या है ये एक एक्सिलरेटेड फ्रेम है। ये एक्सिलरेटेड फ्रेम है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं रहने वाला है। एक्सेलरेशन यहां पर जो कांस्टेंट होता था इनर्शियल फ्रेम में वो यहां पर नहीं होने वाला है, कांस्टेंट नहीं होने वाला है। यहां पर एक्सेलरेशन अब बदलता रहेगा, एक फ्रेम में कुछ है और दूसरे फ्रेम में कुछ है। हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में यही सब बातें की थी, एक एग्जाम्पल को लेकर कि एक ट्रेन है और फिर हमने ABC 3 ऑब्जर्वर लिया था और उन ऑब्जर्वर से हम लोगों ने ये प्रूव किया बाई थ्योरेटिकली हम लोगों ने ये देखा कि A की जो हिसाब से ट्रेन है उसका एस्पेक्ट दूसरा था, B के हिसाब से जो ट्रेन था उसका एस्पेक्ट दूसरा था, C के हिसाब से कुछ दूसरा एस्पेक्ट था। और D ने तो कमाल ही कर दिया था, D ने तो ये बताया कि मैं तो रेस्ट में हूं। तो जिस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था उस हिसाब से जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो चीज को एकदम फिट बैठा देता है। यहां से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि व्हाट इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रोटेटरी जो भी हो, रोटेटरी मोशन को लें या फिर हम लोग सर्कुलर मोशन लें, इसी को आसान भाषा में कहें कि सर्कुलर मोशन लें या सर्कुलर मोशन ETC ऐसे लें, तो इसमें हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम के ही कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। हमारी जो अर्थ है वो भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही एग्जाम्पल है। और अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर अपने ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर अपने ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है। और वो जो अर्थ है वो दो तरीके का मोशन करता है, एक तो सन के चारों ओर अर्थ जो है वो इस तरीके से भी मूव करता है और हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर भी मूव करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थ इस ऑर्बिटल पर चलते हुए जिस वेलोसिटी से चलता है, इस ऑर्बिटल पर जिस वेलोसिटी से चलता है हम उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। ये हमारा अर्थ सन है और ये हमारी अर्थ है। और हम ऑन एन एवरेज देखें तो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। इसी को हम लोग MKS में अगर लिखना चाहें तो MKS सिस्टम में हम लिख सकते हैं 1.496 इंटू 10⁸, और किलोमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये 3 हो जाएगा, और 1.496 इंटू 10⁸ और ये 11 मीटर हो जाएगा। अर्थ और सन के बीच का ये एवरेज डिस्टेंस है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है अगर, तो जो उसका ऑर्बिटल जो जिसमें घूम रही है उसकी जो रेडियस है वो रेडियस यही है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। अर्थ सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर मूव कर रही होती है तो उसे का जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर होता है। 1 ईयर का मतलब हो गया कि 365 डेज। हम लोग एक एवरेज टाइम लेकर चल रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं है ये वैल्यू, 365 डेज है और कुछ टाइम और सेकंड भी होते हैं। 365
अगर मैं इसको सेकंड में बदलूं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और फिर उसमें 60 मिनट फिर 60 सेकंड, इतने सेकंड लग जाते हैं सन को अर्थ के चारों ओर एक सर्कल कंप्लीट करने में या एक राउंड कंप्लीट करने में। अगर मैं देखूं यहां पर कि इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें बेटे हमें यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr और बाई यहां से मुझे 2πr/t करना होगा और सारी वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा और टाइम जो है 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन और इसी वेलोसिटी के साथ अर्थ जो है ये जो वेलोसिटी आई 3 इंटू 10⁻4 मीटर अपॉन सेकेंड, इसी वेलोसिटी के साथ अर्थ जो है इस ऑर्बिटल में सन के चारों ओर चक्कर लगाता है और वो उसका जो टाइम पीरियड है 1 ईयर है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि अर्थ एक एग्जाम्पल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो आप ये प्रूव करना होगा आपको कि अर्थ के पास फिर एक एक्सिलरेशन होना चाहिए या एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको प्रूव करना होगा, यानी कि इसका कोई ना कोई एक एक्सिलरेशन आना चाहिए। तो जब हमने इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया तो हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अर्थ के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वी नो दैट v इज इक्वल टू आर a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर और v की जो वैल्यू है अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 3 इंटू 10⁻4 और इसका होल स्क्वायर और अपॉन r मीन्स होगा 1.496 इंटू 10⁻11 और ओवरऑल जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम्स 6 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो हम लोगों ने नॉन इनर्शियल फ्रेम को कहा कि एक्सेलरेटेड फ्रेम है और जितने भी आधारभूत सिद्धांत भौतिक के हैं और मैकेनिक्स में वो यानी कि न्यूटन का खासकर सेकंड लॉ वो वैलिड नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम में कहा कि वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है और एक्सेलरेटेड मोशन में हमने एग्जांपल लिया कि अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरीके से बिहेव करता है और उसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जब वह सन के चारों ओर अपनी ऑर्बिटल पर मूव करता है और 365 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो हमने ये भी कैलकुलेट किया कि उसकी वेलोसिटी होती है उस ऑर्बिटल पर चलते हुए 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड और हमने चूंकि ये कह दिया है कि अर्थ एक एग्जांपल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हमें ये भी प्रूव करना होगा इस वेलोसिटी की हेल्प से कि अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो कितना एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को हमने प्रूव किया 6 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ आवर अर्थ एंड दिस ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल पर। तो सो दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप ऑल ऑफ यू आपको समझ में भी आया होगा एंड आज हम लोगों ने जो बेसिक बातें की हैं वो यही है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने वाले हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।